गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट इन C30 NMR स्पेक्ट्रोस्कोप। C30 NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में केमिकल शिफ्ट किस प्रकार से निकालते हैं और केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होती है। जनरली हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में केमिकल शिफ्ट की रेंज जो पढ़ते हैं वो है हमारे 0 to 50 ppm पार्ट पर मिलियन ppm में केमिकल शिफ्ट लेते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर आपका 15 तक की NMR प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इसकी ppm में वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होती है TMS 0 रेफरेंस कंपाउंड की वैल्यू हम 0 लेकर के TMS को स्टैंडर्ड कंपाउंड लेकर के इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है वो कम होती है, बिकॉज C30 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो C30 NMR में कार्बन के देयर आर 2 आइसोटोप्स, मींस आपका जो C12 कार्बन, C13 और C14। C12 कार्बन देयर आर 6 proton or 6 neutrons present in nucleus, no spin, there is no spin found in nucleus, so there is nuclear spin नहीं होने के कारण कि कार्बन जो 12 है वो आपका NMR इनएक्टिव है, NMR इनएक्टिव। कार्बन 14 है, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और कार्बन 13 ये टोटल अबंडेंस का, इसके अबंडेंस जो है लगभग 1% अबंडेंस है। इसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स, देयर इज स्पिन, सो इट इज NMR एक्टिव, NMR एक्टिव। यानी जो कार्बन के आइसोटोप है उनमें से कार्बन 13 ही NMR एक्टिव होगा ड्यू टू द स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या है। केमिकल शिफ्ट की रेंज जो C30 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है वो आपके 0 to 220 इसके बीच होती है, क्योंकि इसके जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो वेल सेपरेटेड डिस्टेंस में पाए जाते हैं, जबकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके जो सिग्नल है वो पास नजदीक ओवरलैपिंग में पाए जाएंगे। तो हम इसकी मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश करी है इसकी रेंज की कि 0 to 220 इसकी रेंज है। अलग अलग टाइप के जो कार्बन है वो अलग अलग ppm पर अपना सिग्नल देते हैं। 8 से नीचे तो कोई कार्बन सिग्नल देता ही नहीं है इसका, जबकि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो 0 to 15 है तो 0, फिर 1 to जो केमिकल शिफ्ट है ppm में तो उसमें आपका sp3, फिर sp2, फिर sp जो ये हाइड्रोजन एंड दिस अनदर एटम लाइक X। केमिकल शिफ्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये प्रोटॉन इसकी केमिकल शिफ्ट जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि इसका एनवायरनमेंट क्या है, मींस हाइड्रोजन किस टाइप के या किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम।
दूसरा है कि इसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग ग्रुप है या नहीं है। केमिकल एनवायरनमेंट, सो जीरो के पास वाले जो कार्बन होते थे, जो हाइड्रोजन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फिर sp2, फिर sp, इस प्रकार के कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट है वो जीरो के आसपास पाई जाती है। जबकि C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि C13 जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कार्बन की केमिकल शिफ्ट जो अफेक्ट करती है वो कार्बन के खुद के हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करती है। मींस कि कार्बन जिसकी हम केमिकल शिफ्ट या जो एनएमआर दे रहा है उसका खुद का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किस हाइब्रिड अवस्था में है, उसका इससे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, खुद से केमिकल एनवायरनमेंट है कि कार्बन से डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो क्या है। यदि कार्बन से जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इसकी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो होगा वो सपोज करो TMS से इधर की तरफ आपका डेल वैल्यू जिसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट वो इंक्रीज होती है 0 to 220 ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डीशिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और डीशिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने से डाउनफील्ड की तरफ केमिकल शिफ्ट होती है और ये होता है इधर डाउनफील्ड, डाउनफील्ड, और इधर होगा अपफील्ड। मींस केमिकल शिफ्ट की जो रेफरेंस वैल्यू जीरो से हम लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो डाउनफील्ड की तरफ मूव करेंगे, डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा और आपका डेल वैल्यू जो है बढ़ेगी। जबकि टीएमएस की तरफ मूव करने पर अपफील्ड इफेक्ट, अपफील्ड एरिया होगा और शिल्डिंग इफेक्ट होगा और वहां पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम होगी। तो मैंने थोड़ा इसको एक टेबल बनाने की कोशिश करी है जिसमें sp2 हाइब्रिड जो कार्बन है इसमें आपका मेथिल, मिथाइलिन और जो sp हाइब्रिड कार्बन है सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिड जो कार्बन है उसकी रेंज होती है 8 to 60 ppm। मींस 8 to 60 ppm का मतलब ये कि 8 के नीचे है, 8 से पहले 0 to 8 तक there is no signal, there is no blinking, no signal in NMR spectroscopy because जबकि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो लगभग 7 to 8 यहाँ पर लगभग एरोमेटिक कंपाउंड्स का सिग्नल आता है और जो हाईएस्ट जो डेल वैल्यू होती है वो लगभग 11 से 12 के बीच में आपकी यहाँ पर एल्डिहाइड्स की होती है, ब्रॉडबैंड जो आता है। मींस 8 to 60 की जो रेंज है वो है आपके sp3 हाइब्रिड कार्बन सैचुरेटेड। इसे मेथिल की बात करते हैं तो ये 8 से लेकर 30 तक मतलब 8 to 30 होगी, मिथाइलिन की होगी 15 to 55 और CH वाले कार्बन की होगी 20 to 60। इसके बाद में जैसे sp3 कार्बन है लेकिन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मींस sp3 कार्बन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि यदि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ, कार्बन ब्रोमीन से आगे जुड़ा हुआ, यानी कि जो हेटेरोएटम से भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और sp3 हाइब्रिडाइड है तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की रेंज आएगी वो 60 to 65, यानी डायरेक्ट यदि वो जैसे ईथर है या अल्कोहल है तो उसमें जो कार्बन की C13 NMR सिग्नल जो आएगा वो 40 to 80 के बीच में आएगा।
यदि कोई हेलो एटम जुड़ा हुआ है तो 25 टू 80 के बीच आएगा, और यदि कोई ब्रोमो जुड़ा हुआ तो 25 टू 65 के बीच है। जो आपका थर्ड है 65 से 90 या 65 से 175, इसमें आपके अल्काइंस, एल्कीन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। यानी कि 65 से 90 के बीच में ये आती है एल्काइंस, और 100 से 150 तक ये आते हैं आपके एल्कीन्स, एंड 110 टू 175 का आते हैं आपके बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन और एरोमेटिक रिंग्स। इसके बाद में 155 से लेकर 250 तक कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, जिसमें 155 से 185 के बीच में आपके एसिड्स, अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, और आपका जो सबसे हाईएस्ट लेवल होगी वो होगी एल्डिहाइड कीटोन्स की। उसमें भी जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स की होती थी 11 से 12, वो आपके होती है 185 से 220। यानी कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है एनएमआर, जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और सीक्रेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसकी जो डेल वैल्यू बढ़ी हुई आती है, डिसेंडिंग की तरफ बढ़ी हुई आएगी। कारण क्या है कि इसमें जो अबंडेंस है वो 1% है, 1% ऑफ कार्बन इज एनएमआर एक्टिव, बिकॉज दिस आइसोटोप जो आपका C13 आइसोटोप है उसकी अबंडेंस 1% है, मींस 100 कार्बन में से एक कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। तो जो भी हमारा कंपाउंड होगा, सपोज करिए कि हमारा कंपाउंड 5 मेंबर्ड 5 इस कंपाउंड का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है उसमें आपको 5 कार्बन है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें जो सपोज करो 5, जैसे मान लो हमारा पेंटेन है, पेंटेन देयर आर 5 कार्बन एटम्स, बट पांचों के पांचों कार्बन एनएमआर जो C13 स्पेक्ट्रा थे, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अबंडेंस इज वेरी लो, 1%। मींस सपोज करो हम ये मानते हैं कि एक कार्बन एनएमआर एक्टिव हो है, एनएमआर एक्टिव है, तो इट मींस उसका जो 5 में से एक देयर इज वेरी लेस अबंडेंस, सो इसके जो सिग्नल होंगे वो वेल सेपरेटेड, यहाँ फिर यहाँ इधर दूर दूर होंगे, वेल सेपरेटेड होंगे। वेल सेपरेटेड सिग्नल का कारण ये है कि देयर इज वेरी लो अबंडेंस। इसके यदि हम कुछ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं 2-बुटेनॉल, और हम इसके सिग्नल का एनालिसिस करते हैं। देयर इज दिस इज 2-butanol, 2-butanol. There are 4 carbon atoms, 1, 2, 3 and 4. If we, this is A, then B, C and D. हम ये मानते हैं कि चारों के चारों कार्बन ही C13 या एनएमआर एक्टिव है, मींस देयर विल बी 4 सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, मींस 1, 2, 3, 4। हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है 2-butanol, उसमें 4 कार्बन है, और हम ये मानते हैं कि ऑल द 4 कार्बन्स आर एनएमआर एक्टिव, मींस देयर विल बी 4 सिग्नल्स, 1, 2, 3 and 4। हम इसको ये एनालाइज करेंगे कि जो 4 सिग्नल है कौन से कार्बन का कौन सा सिग्नल आता है, वो हमारे इस सीरीज से और इस से हम क्लियर कर देंगे। बिकॉज हम कार्बन को यदि नंबरिंग करते हैं, इसका क्लियरिफाई करते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है, और हमारे पास इसके सिग्नल भी 4 प्रकार के आते हैं। हम ये जानेंगे कि कौन सा सिग्नल सबसे डिसिल्टेड, जो डिसिल्टेड वाला जो सिग्नल है वो किस कार्बन का है, और सिल्टेड वाला सिग्नल वो किस कार्बन का है, मींस हाईएस्ट पीपीएम
carbon have highest ppm and which is lowest ppm? Means चूंकि ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर जो बी है, द कार्बन बी इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम, और हम जानते हैं कि कार्बन जो ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है उसकी केमिकल सिमेट्रिक रेंज आती है लगभग 40 से 80, 40 से 80। इट मींस जो ये वाली रेंज है ये आपकी समझ लो कि 20 है। ये हाईएस्ट पीपीएम वाला वो होगा कार्बन बी। क्योंकि डिसिल्टेड है ड्यू टू द ऑक्सीजन एटम डाउनफील्ड, और इसके आगे पीपीएम वैल्यू होगी आपके बी होगी। और लोवेस्ट हम बात करते हैं कि विच इज द लोवेस्ट वैल्यू किस कार्बन की होगी, तो इसमें ए और डी है, बिकॉज दिस इज sp3 हाइब्रिड कार्बन, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3। ठीक है, लेकिन जो डी वाला कार्बन है उसकी जो डेल वैल्यू होगी वो लगभग 10 ppm के लगभग होगी, और इसकी ए की आती है वो आती है आपके 23 ppm मींस 23 ppm। कारण क्या है कि इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इस वाले कार्बन से इस वाले के बीच में कम है, और ये इस ग्रुप से डिसोसिएट कम होगा, डिसोसिएट ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू हाई है, जबकि ये डिसोसिएट मतलब ये जो आपको ऑक्सीजन जो है वो इस वाले कार्बन को कम, इस वाले को कम इफेक्ट करके इससे ज्यादा करेगा, बिकॉज़ देयर आर इनकी जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड रेंज है 1 2 3, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन का ऑक्सीजन उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ज्यादा होने का लिए कम इफेक्ट होगा, कम डिसोसिएट होगा तो इसकी वैल्यू लोवेस्ट रहेगी, और इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आती है लेकिन लगभग आसपास आती है, बिकॉज दिस इज sp3 और दिस इज sp3, साथ ही दिस इज प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन, बोथ आर प्राइमरी बट अफेक्ट बाय दिस ऑक्सीजन एटम, दिस इज मोर इफेक्ट, इट मींस डाउन फील्ड में जाकर के 43rd पे ppm पे सिग्नल देगा, और दिस इज लेस, और दिस इज कार्बन जो रिमेनिंग कार्बन आपका C है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी जो कार्बन है उसकी प्राइमरी कार्बन से ज्यादा है। इस प्रकार से इसको ये इसका एक एनालिसिस है। अब नेक्स्ट क्लास में NMR जो C13 केमिकल सेट डिफरेंस कंपाउंड एग्जांपल लेकर के कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम लेंगे, उस एग्जांपल्स से हमारा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम एग्जांपल्स सोल्व करेंगे, देयर इज नो एनी बेसिक थ्योरी ऑफ कैलकुलेटिंग द केमिकल सेट ऑफ कंपाउंड्स। जितने ज्यादा एग्जांपल्स सोल्व करेंगे, एग्जांपल सोल्व करने से हम ऑटोमेटिक हमको एक आइडिया हो जाता है कि किस कार्बन की कहां पर रेंज आती है। देयर इज नो फिक्स वैल्यू, दिस इज ओनली द देयर इज ओनली एन आइडिया 8 to 30, इट मींस ये एक रटने वाली चीज नहीं है, एक आइडिया वाली चीज है कि हम आपका 8 से लेकर के 20 तक जो रेंज है वो उसमें केमिकल सेट की वैल्यू आती है, और ये कि शुरू में sp3 वाली है लगभग 60 के लगभग, फिर आपके 65 40 से 65 sp3 है लेकिन हेटेरोटॉप वाली है, फिर आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स एल्काइंस एल्कीन्स और
सबसे जो हाइडियल होगी वो आती है आपके एल्डिहाइड कीटोन से, और उसमें भी उसके आसपास आती है आपके अमाइड एस्टर से, बिकॉज तो दिस इज ओनली द आइडिया। जरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे उससे हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।